वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल युवान एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है VVI वो लेके आए हैं। दूसरे चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर में भी और 4 नंबर में भी, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है कि रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें, यानी रूसी क्रांति जो हुआ था उसके कारण क्या क्या थे वो बताना है और उसको एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है और 4 नंबर में भी पूछा जाता है। 2 नंबर में जब पूछा जाएगा तो इसका 2 कारण का उल्लेख करना है और 4 नंबर में अगर पूछेगा तो 4 से 5 कारणों का उल्लेख करना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखना क्या है वो देख लीजिए। ऊपर में हेडिंग देना है कि 20वीं शताब्दी का इतिहास क्रांतियों का काल के नाम से जाना जाता है, यानी 20वीं शताब्दी में जो हुआ था बहुत ज़्यादा क्रांति हुआ, इसलिए उस 20वीं शताब्दी को क्या कहते हैं, क्रांतियों का काल कहते हैं, जिनमें रूस की क्रांति एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। 20वीं शताब्दी में जितने भी क्रांतियाँ हुआ था उसमें से रूस की क्रांति जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस क्रांति ने रूस के सम्राट जार का अंत ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों में भी अपना प्रतिकूल प्रभाव जमाया था। इसे 1917 ईस्वी के बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। इतना हेडिंग लिख देना है। यहाँ लिखना है रूसी क्रांति के कारण निम्नलिखित थे, उसके बाद हैफन देना है, नीचे वाले लाइन में आना है और इसका रूसी क्रांति का पहला कारण जो है जार निकोलस की निरंकुशता एवं अयोग शासन, ये लिखना है। उसके बाद हैफन देना है और आगे लिखना है कि रूसी क्रांति का सबसे जो प्रमुख कारण था वो क्या था, जार की अयोग शासन व्यवस्था मानी जाती है। मतलब रूस का जो सम्राट था उसका क्या था, निरंकुशता एवं अयोग शासन ही रूस की क्रांति का सबसे प्रमुख कारण माना जाता था। ये ठीक लिख देना। उसके बाद 1917 ईस्वी से पूर्व रूस में रोमनोव राजवंश का शासन था। रूस के राजा को जार कहा जाता था। पूछता है कि ऑब्जेक्टिव में कि रूस के राजा को क्या कहा जाता है, तो जार कहा जाता है। रूस में जिस समय क्रांति हुई उस समय रूस के सम्राट जार निकोलस द्वितीय था। मतलब रूस में रूसी क्रांति जो हुआ था उस समय रूस के सम्राट कौन थे, जार निकोलस द्वितीय था। क्लियर हो गया। उसके बाद आगे है जार निकोलस द्वितीय था जिसमें राज्य चलाने का गुण का अभाव था। मतलब क्या इसका हो गया कि उसमें राज्य चलाने का जो होता है गुण होता है, शासन करने का जो गुण होता है वो बिल्कुल भी नहीं था। किसमें, जार निकोलस द्वितीय में। जिससे क्या हुआ, उससे आम लोगों के सुख दुख की चिंता नहीं थी। अगर उसमें राज्य चलाने का गुण होगा नहीं तो उससे को क्या मतलब होगा कि उसके राज्य में क्या हो रहा है, प्रजा सुख में है कि दुख में है, कोई मतलब नहीं होगा। सिर्फ अपने आप से उसको मतलब था। गलत सलाहकारों के कारण उसकी निरंकुशता बढ़ती गई। मतलब गलत सलाह मिलता गया कि आपके राज्य में सब चीज़ ठीक है लेकिन कुछ भी ठीक नहीं, सब सुख है, ऐसे गलत सलाह दिया गया उसके सलाहकारों द्वारा, जिससे उसकी निरंकुशता क्या हो गई और बढ़ती गई और जनता की स्थिति क्या हो गई, बद से बदतर होती गई। तो ये किसका पॉइंट हो गया आपको, जार की निरंकुशता एवं अयोग शासन की। ये पहला हो गया रूस की क्रांति का कारण। नेक्स्ट आपको लिखना है कृषकों की दयनीय स्थिति। जार की क्या कहते हैं, निरंकुशता हो गया। उसके बाद क्या लिखना है, कृषकों की दयनीय स्थिति। तो रूसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण सामाजिक कारण कृषकों की दयनीय स्थिति मानी जाती है। मतलब रूसी क्रांति का जो एक महत्वपूर्ण कारण जो है सामाजिक कारण वो क्या था, कृषकों की दयनीय स्थिति। मतलब कृषि जो करते थे किसान सब, उसका स्थिति भी बद से बदतर हो गया था। तो ये भी रूसी क्रांति का प्रमुख कारण है। 1861 ईस्वी में जार निकोलस द्वितीय के द्वारा कृषि दासता समाप्त कर दी गई। 1861 में क्या हुआ, जार निकोलस द्वितीय द्वारा कृषि दासता प्रथा समाप्त कर दिया गया, लेकिन इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा वहाँ के किसानों पर। ठीक है, परंतु इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। उनके खेत बहुत छोटे थे जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। एक तो खेत छोटा था और उसके ऊपर पुराने ढंग से खेती करता था, जिससे उसको उपज भी बहुत कम होता था और उसको लागत जितना लगता था उतना भी उपज नहीं हो पाता था। उनके पास पूंजी का अभाव था तथा करों के बोझ में वे दबे हुए थे। पूंजी का अभाव था और करों के बोझ में क्या था, दबा हुआ था। ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवाय कोई चारा नहीं बचा। क्लियर हो गया। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट भी देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। रूसीकरण की नीति।
रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण रूसीकरण की नीति मानी जाती है। रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण किसको माना जाता है? रूसीकरण की नीति को मानी जाती है। यहाँ मुख्यतः स्लाव जाति के लोग रहते थे। इनके अतिरिक्त फिन, पॉल, जर्मनी, यहूदी आदि अन्य जातियों के लोग भी रहते थे। किसके अतिरिक्त? स्लाव जाति के अतिरिक्त कौन सा रहते थे? फिन, पॉल, जर्मनी, यहूदी आदि अन्य जातियां के लोग भी रहते थे। ये क्या करते थे? भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे तथा इसका रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न था। भिन्न भिन्न भाषा था और क्या था? इसका रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न था। परंतु रूस के अल्पसंख्यक समूह जार निकोलस द्वितीय द्वारा जारी की गई रूसीकरण की नीति से ये परेशान थे। ठीक है, कौन परेशान थे? पॉल, जर्मन, यहूदी, ये सब जो हो गया, ये अपना भिन्न भिन्न धर्म को मानता था, लेकिन जार निकोलस के द्वारा जो जारी किया गया रूसीकरण की नीति, उससे ये सब परेशान था। इसका रूसीकरण की नीति में क्या था कि इसके अनुसार जार ने देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा, संस्कृति लादने का प्रयास किया। मतलब जो सब थे भिन्न भिन्न भाषा, जैसे पॉल हो गए, जर्मनी हो गए, यहूदी अपना अपना भाषा बोलते थे, लेकिन जार निकोलस का क्या कहना था? वो रूसी भाषा का यूज करेंगे, रूसी शिक्षा का यूज करेंगे और संस्कृति भी रूसी ही अपनाएंगे। पहले क्या था? वो सब भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे और भिन्न भिन्न रस्म रिवाज क्या करते थे? निभाते थे। लेकिन ये रूस जो जार था वो उस पर क्या किया? अपना सारा चीज़ लाद दिया। इससे क्या था? वहाँ के लोग परेशान थे, जिससे क्रांति वहाँ स्टार्ट हो गया। ये हो गया आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चौथा पॉइंट हो जाएगा औद्योगिकरण की समस्या। रूसी औद्योगिकरण पश्चिमी पूंजीवादी औद्योगिकरण से भिन्न था। यहाँ कुछ ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उद्योगों का संकेंद्रण था। यहाँ राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था, अतः उद्योगों के विकास के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भरता बढ़ गई। क्या हो गया? विदेशी पूंजी पर निर्भरता बढ़ गया। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय पूंजी का क्या था? अभाव था। इसलिए उद्योगों के विकास के लिए क्या हो जाएगा? विदेशी पूंजी पर निर्भरता बढ़ गई। विदेशी पूंजीपति आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे, अतः चारों ओर असंतोष को व्याप्त हो गया। चारों ओर क्या हो गया? असंतोष फैल गया। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है चौथा। 5-6 पढ़ लीजिएगा। आपको जो अगर 4 नंबर में पूछेगा तो 4 पॉइंट लिख दीजिएगा, 2 नंबर में पूछेगा तो 2 पॉइंट। आपको इसमें से जो अच्छा लगे वो लिख दीजिएगा। विदेशी घटनाओं का प्रभाव। रूस की क्रांति में विदेशी घटनाओं की भी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। सर्वप्रथम क्रीमिया के युद्ध 1854-56 ईस्वी में रूस की पराजय ने उस देश में सुधारों का युग आरंभ किया। तत्पश्चात 1904-1905 के रूस जापान युद्ध में रूस में पहली क्रांति को जन्म दिया। अतः प्रथम विश्व युद्ध में बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये क्या हो गया? विदेशी घटनाओं का प्रभाव। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं। छठा और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट आप लोग याद ही कर लीजिएगा और सब जो आपको मन करे, लेकिन मेरी इच्छा है कि एक पॉइंट ये जरूर याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। रूसी क्रांति का सबसे मुख्य कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय मानी जाती है। इस युद्ध में रूस मित्र राष्ट्र की ओर से शामिल हुआ था। किधर से शामिल हुआ था? मित्र राष्ट्र की ओर से शामिल हुआ था। लेकिन रूसी सैनिकों के पास जार निकोलस द्वितीय जैसे सम्राट होते हुए, जब जार निकोलस को अपने राजा प्रजा से कोई मतलब नहीं था तो उसको क्या रहेगा? उसका अच्छा सैनिक भी नहीं था उसके पास और अच्छे अस्त्र शस्त्र भी नहीं था, ना ही भोजन की व्यवस्था थी। अत्याधिक सैनिक जो थे अप्रशिक्षित थी, मतलब उसको शिक्षण नहीं मिला था, कैसे लड़ाई करना, क्या करना था, सब क्या थे? अप्रशिक्षित, मतलब उसको ट्रेनिंग नहीं मिला था सब। इसके कारण उसको क्या हो गया? रूस को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि मित्र राष्ट्र की विजय हुई, लेकिन रूस जैसे देश अर्थव्यवस्था के अभाव में पराजित हो गया। तो ये क्या कितना पॉइंट हो गया? 6 पॉइंट हो गया। इसमें से आपको जो अच्छा लगे कम से कम 4 आप याद कर लीजिएगा। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो 2 चिपका देना है और 4 नंबर में पूछेगा तो 4 से 5 आपको लिख देना है। ठीक है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।